बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी क्लास 9th की जो है हम चैप्टर कर रहे हैं, सबक नंबर 4 जो है ज़मीन और माहौल। ठीक है, यह आपका ज़मीन और माहौल, जिसके अंदर हम पाकिस्तान के तमाम जितने भी पहाड़ी सिलसिले, मैदानी सिलसिले और आबो हवा के खित्ते जितना कुछ भी पड़ा है उसमें से कुछ अहम नुकात हैं। ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं और ये डेट्स याद करना आपके लिए ज़रूरी भी है। से ये आगे चल के भी आपके काम आएंगे। तो आज हम क्या करते हैं इस सिलसिले के अंदर कि जो है अहम नुकात मैं आज आपको करवाऊंगी, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो पेपर्स में आने हैं, यानी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के पेपर्स में आने हैं, या आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस। यानी इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ ही है, हर चैप्टर की इम्पोर्टेंट है चीज़, लेकिन जो कुछ डेट्स होती हैं या कोई फिगर्स होते हैं, उन फिगर्स और डेट्स को याद करने से जो है वो बहुत सी चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चन में भी हल हो जाती हैं, और जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखते हो तो वो भी आपको फिगर्स एग्जैक्ट पता होते हैं, तो आपके नंबर्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अहम नुकात हम पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी जो बुलंदी है वो 8,848 यानी 8,848 मीटर है। फिर उसके बाद जो है कोहे कराकरम की जो चोटी है, कोहे कराकरम जो है वो आपके शुमाली पहाड़ी इलाकों में आती हैं। ठीक है, शुमाली पहाड़ी सिलसिला है जिसमें कोहे कराकरम है, और दूसरा जो है वो कोहे हमाली है। तो कोहे कराकरम की जो बुलंद तरीन चोटी है वो है केटू, और इसकी जो बुलंदी है वो 8,611 है, यानी 8,611 मीटर। फिर इसके अंदर आपको थर्ड पॉइंट ये बताया गया है कि कोहे कराकरम के पहाड़ की बुलंदी है कितनी। कोहे कराकरम के जो पहाड़ हैं इसकी बुलंदी तकरीबन 7,000 मीटर है। कोहे हिमालय की बुलंद तरीन चोटी, उसकी बुलंद तरीन चोटी जो है वो नागा पर्वत है, और नागा पर्वत। ठीक है, और कोहे हिमालय की जो बुलंद तरीन चोटियाँ तकरीबन 6500 से 1,000 मीटर तक होती हैं, और नागा पर्वत की बुलंदी जो है वो 7,126 मीटर है। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाला दर्रा खंजराब है। कोई हिंदुकुश की बुलंद चोटी तुर्शमीर है, और उसकी बुलंदी तकरीबन 60,690 है। कोह सुलेमान की बुलंद चोटी कोह सुलेमान है। कोह सुलेमान की जो बुलंद चोटी है वो है तख्ते सुलेमानी। कौन सी है? तख्ते सुलेमान, और इसकी बुलंदी तकरीबन 3,379 मीटर है। ठीक है, कोह सुलेमान की बुलंद चोटी तख्ते सुलेमान है, और इसकी बुलंदी तकरीबन 3,369 यानी 3,379 है। दर्रा खैबर की लंबाई जो है वो 53 किलोमीटर है। किस मुमलिकत को मिलाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में मिलाती हैं। ठीक है, कोहे कीर की पहाड़ियाँ, अब इनकी बुलंदी जो है वो 2,150 मीटर है। कोहे नमक के पहाड़ों की बुलंदी तकरीबन 700 ता 1,500 मीटर है। आगे आप देखें साहिली मैदान। पाकिस्तान में जो है वो एक दरियाई सिंध का मैदान है, फिर साहिली मैदान है, और फिर रेगिस्तान, जो कि पाकिस्तान के जो मैदान आते हैं। तो साहिली मैदान तकरीबन 1,078 है, यानी मतलब 1,058 मीटर है। मशरक़ में सूबा सिंध में भारत से शुरू होकर मगरिब में ईरान तक फैला हुआ है। यानी सहराई मैदान अगर हम देखें
सॉरी साहिली मैदान देखें तो मशरक़ में सुबह सिंध में भारत से शुरू होकर मगरिब में ईरान तक फैला हुआ है। अगर हम मशरक़ में देखें सुबह सिंध में, तो साहिली मैदान जो हमारा बहर अरब जो समंदर लगता है बहर अरब, तो उसके साथ जो है से शुरू हो के भारत में जाता है, फिर भारत से मगरिब में ईरान तक फैला हुआ है। सहरा पाकिस्तान के जनूब मशरक़ी इलाका सहरा है। अहम अजला में भावलपुर, मीरपुर ख़ास, सांखड़ा, थरपारकर और खैरपुर हैं। भावलपुर में यानी मतलब इन तमाम अजला में भावलपुर भी जिसमें शामिल है चोलिस्तान या रावी कहलाता है। और सूबा सिंध के जो रेगिस्तान है या फिर सहरा है उसको थर कहते हैं। दूसरा बड़ा सहरा थाल है जो दरियाई सिंध और जेहलम के दरमियान में वाक़या है। और तीसरा सहरा खौरान है जो बलूचिस्तान में वाक़या है। फिर इसके बाद सतह मरतफ़ा पोटोहार, इसकी बुलंदी तकरीबन 300 से 600 मीटर बुलंद है। ठीक है, सतह मरतफ़ा पोटोहार की बुलंदी 300 से 600 मीटर बुलंद है। शुमाल में इसके कला चट्टा और मारगला की पहाड़ियाँ हैं। जनूब में कोहिस्तान नमक है। मगरिब में दरियाए झेलम है और मशरिक़ में दरियाए सिंध है। अहम दरियाए सवान है जो वादी सवान में है। ठीक है, सतह मरतफ़ा बलूचिस्तान अब देखें। सतह मरतफ़ा पोटोहार यानी 2 सतह मरतफ़ा हैं पाकिस्तान में, एक सतह मरतफ़ा पोटोहार, दूसरा सतह मरतफ़ा बलूचिस्तान। सतह मरतफ़ा बलूचिस्तान अगर देखें तो 900 मीटर बुलंद है। इसके मगरिब में कोहे कीर थर और कोहे सुलेमान है। शुमाल में टोबा काकर और चागी के पहाड़ हैं। और इसमें मशहूर झील नमकीन झील जो है वो मशहूर झील नमकीन झील हामून मशखेल है जो कि यानी मतलब यहाँ की मशहूर तरीन झील है और ये नमकीन पानी की झील है। अब आपकी बुक के मुख्तसर जवाबात जिसके आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ कॉपी पर अगर आपने वर्क किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें। महल वक़ूफ़ की तारीफ़ करें। महल वक़ूफ़ जो है वो किसी भी इलाके या खित्ते या किसी मुल्क के अर्ज़ बल्द और तूल बल्द को मालूम किया जाता है और इसकी सिमतें बताई जाती हैं, उसको महल वक़ूफ़ कहते हैं। महल वक़ूफ़ किसे कहते हैं? महल वक़ूफ़ उसे कहते हैं जो किसी भी इलाके या खित्ते या मुल्क के अर्ज़ बल्द और तूल बल्द का बताए और इसके साथ साथ जो है इतराफ़ भी बताएं कि उसके मुल्क में मशरिक़ और मगरिब, जनूब और शमाल में कौन से मुल्क वाक़ हैं। तो अगर हम पाकिस्तान का देखें तो जोग्राफ़ी महल वक़ूफ़ के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो 24 से 37 दर्जे अर्ज़ बल शुमाली और 61 से 77 दर्जे तूल बल मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान, मशरिक़ की सिमत भारत और जनूब में बहर अरब वाक़या है। पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम लिखें। अब इसमें सबसे पहले आप पाकिस्तान के कुदरती खित्ते के नाम लिख लें पेपर में, तो भी फुल नंबर्स मिल जाएंगे अगर कॉपीज़ पर भी इस तरीके से। और अगर आप डेफिनेशन याद करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, यहाँ के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं कि पाकिस्तान कुदरती खित्तों की तारीफ़, कुदरती खित्तों से क्या मुराद है। ठीक है, और दूसरा पाकिस्तान के खित्तों के नाम लिखें। तो कुदरती खित्तों से मुराद ऐसा इलाका है जिसमें मौसम, नबातात, आलूदगी और लोगों के रहन सहन एक जैसे हों, के तरीके एक जैसे हों, इसे हम क्या कहते हैं? कुदरती खित्ते। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो पैदा करते चीज़ें हैं उनको देखते हैं और उसमें जो इंसान रहते हैं वो एक जैसी चीज़ें, एक जैसा मौसम, नबातात यानी जो खाना खाते हैं वो, और के लोगों का जो रहन सहन है वो का तरीका एक जैसा हो। पाकिस्तान के खित्तों में जो नाम है उसमें सबसे पहले हैं मैदानी खित्ते, दूसरा सहराई खित्ते, तीसरा साहिली खित्ते, चौथा खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ते और पांचवा मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। ठीक है,
मैदानी खित्ता जो है इसके अंदर जो है आपके सहराई रेगिस्तान भी आता है, साहिली मैदान भी आता है और दरियाए सिंध का मैदान भी। ठीक है। सहराई खित्ता, अब सहराई खित्ते में आप पढ़ोगे फिर साहिली खित्ता, इस तरीके से खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ते में किस तरह से लोग रहते हैं, कैसा मौसम है इधर, नबातात वो क्या चीज़ें खाते हैं, और आलूदगी या फिर यानी मतलब माहौल उनका वहाँ का कैसा है, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं कुदरती खित्ते में। सेम थोर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम जो है वो ज़मीन में किसे कहते हैं और थोर किसे कहते हैं। देखें, बाज़ औक़ात ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसानों में से गुज़र कर ज़्यादा मकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ये दलदल बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सेम। और थोर किसे कहते हैं, जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 यानी 5.1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन में मौजूदा नमकियात पानी की पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उठ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन काश के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को हम क्या कहते हैं, थोर। नेक्स्ट आपका जंगलात के 2 फ़ायदे लिखें। जंगलात के बहुत से फ़ायदे आपकी बुक में लिखे हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जंगलात के फ़ायदे बयान करें, जितने भी हैं 5 हैं 10 हैं वो सारे आप याद कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर हो सकता है। जंगलात के 2 फ़ायदे हैं, जंगली हयात का मस्कन। जंगलात जंगली हयात चुनिंद परिंद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, अद्वियात साजी, जंगलात से हासिल होने वाली जड़ी बूटियाँ अद्वियात बनाने के काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के नाम लिखें। ग्लेशियर्स में आपके जो लास्ट 5 नेम्स लिखे हैं ये भी आप लिख सकते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लेशियर की तारीफ भी आ सकती है पेपर्स पे, तो इसलिए आप ये पूरा पैराग्राफ लिख लें ऊपर और फिर ग्लेशियर्स के नाम भी लिख लें ताकि आपको पता हो ग्लेशियर्स किसे कहते हैं, इसका मफ़हूम क्या है और फिर इसके बाद नाम क्या है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहाड़ों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ ढलान की तरफ हरकत करती हैं, जिन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, यानी ये पहाड़ियाँ जो हैं ये बर्फ़ की बनी होती हैं, यानी जम जाती है इसमें बर्फ़ और ये ढलान की सूरत में हरकत करती हैं। ज़्यादा बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने और बर्फ़बारी से ग्लेशियर्स जो हैं वो बनते हैं, यानी दर्जा हरारत कम होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे ज़्यादा या -, डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वहाँ पे ग्लेशियर्स बनेंगे। मुसलसल बर्फ़ के जमे होने की वजह से क्या नतीजा निकलता है, बर्फ़ सख्त हो जाती है, पानी जो होता है वो सख्त हो जाता है और कम बुलंदी की तरफ सिरकना शुरू कर देती है, जिससे ग्लेशियर्स हरकत करते हैं। ग्लेशियर्स के जो है वो 5 नाम हैं। सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर्स, सियाचिन, फिर बतौरा ग्लेशियर्स, फिर बतौरा ग्लेशियर्स, ब्याफो और हिस्पर ग्लेशियर्स। ये 5 ग्लेशियर्स हैं जिनके नाम आपने लिखने हैं। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि 3 लिखने ग्लेशियर्स के, आप 5 याद कर लें ताकि कोई एक भी ना आपको भूले। ठीक है। सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है, पानी की आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। इसमें से 2 तरीके ये हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं, इनकी वजह से दरियाई समुद्री पानी आलूदा नहीं होगा। सेकंड क्या है कि पानी की आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्री से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर साफ़ करना चाहिए और फिर इसे दरियाओं और नहरों में डाल देना चाहिए। ठीक है, यानी इसकी ट्रीटमेंट यही है कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं तो ताकि जो समंदर का और दरिया का जो पानी का कोई आलूदा हो गया तो वो साफ़ हो जाए। और दूसरा ये कि पानी की आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्रियों को में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए। ठीक है, और फिर इसे दरियाओं और नहरों में डाला जाए। सहराज़दगी से क्या मुराद है, इंसानी सरगर्मियों
जानवरों यानी इंसानी सरगर्मियाँ जिस तरह से फैक्ट्रियाँ और ये कारखाने बनाए जाते हैं, उनसे निकलने वाला धुआं या फिर आपकी जो ट्रैफिक है उसकी वजह से। तो जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन को बंजर बनाते हैं। इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती। 5 तरीके ऐसे हैं जिसकी वजह से ज़मीन बंजर होती है। वो क्या है? इंसानी सरगर्मियाँ, दूसरा जानवरों का चरना, तीसरा जंगलात से दरख्तों का कटाव और पांचवा जो है वो अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना। इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकाबिले काश हो जाती है। इस सारे अमल को हम क्या कहते हैं? इस सारे अमल को जिसमें हमारी ज़मीन को नकारा बनाते हैं, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, सहराज़दगी यानी डेज़र्टिफिकेशन अमल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है सवाल नंबर 8। ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं? मौसमियाती तब्दीलियों की वजह, ज़मीन में दर्जा हरारत के इजाफा होने की वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। मसलन बारिशों में कमी या ज़्यादती, ये पहला है इसका। ठीक है। सैलाब का आना दूसरा, तीसरा जो है बारिशों के वक्त में तब्दीली वाक़या होना वगैरह शामिल हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। और इन सब की बड़ी वजह क्या है? जंगलात की कटाई है। ठीक है। फिर जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात लिखिए। ये आपका सवाल नंबर जो है वो 9 है। जंगलात के कटाव के नुकसानात। जंगलात के कटाव के नुकसानात मंदरजा झेल हैं, जिसमें से हम 2 लिख रहे हैं। सबसे पहला ये है कि जंगलात कुरे अर्ज़ पर ऑक्सीजन मुहैया करने का वाहिद ज़रिया है। इनकी बेदराग कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही है। दूसरा उन्होंने क्या बताया? मौजूदा जंगलात को बुरी तरह काटा जा रहा है। ये सूरत हाल न सिर्फ हमारी माशियत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि हमारे माहौल को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा जो है अहम निकात मैं हर टॉपिक के भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, जिस तरह से आप की वजह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। मश्क जो है इसकी पूरी वो मैंने आपको पहले इस चैप्टर की बता दी थी। और अब जो है मैंने इसके मुख्तसर जवाबात बाब नंबर या सबक नंबर जो है वो हमने तीसरे का मुकम्मल कर लिए। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।